जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आप सभी का NFA-NET क्लास में स्वागत है। आज के सेशन में मैं आप सभी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके EMRS एग्ज़ाम के TGT और PGT परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। प्रीवियसली बहुत सारे एग्ज़ाम जो हुए हैं जहां पर हम लोग को NEP 2020 का क्वेश्चन देखने को मिला है, वो क्वेश्चंस भी मैंने ऐड ऑन किया है और पूरी तरीके से जो भी उसका फाइनल तैयार हुआ है NEP में पॉलिसी जो तैयार हुई है, वो सारी पॉलिसीज़ को हम डिस्कस करेंगे स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो डिस्कशन हमारा रहेगा, उससे पहले सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं कि ये पॉलिसी आखिर क्यों, पॉलिसी बनाई क्यों जाती हैं और इस पॉलिसी के बनाने से हमको क्या आउटकम मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग बात कर रहे हैं फ़िलहाल एजुकेशन की, शिक्षा की बात कर रहे हैं, और हर व्यक्ति को उसके सर्वांगीण विकास के लिए, पूरी तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है, शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा तो दी जा रही है, बट शिक्षा गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए समय समय पर अलग अलग जो है वो आपकी शिक्षा नीतियाँ आती रही हैं, जिसमें एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी लेटेस्ट जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ जो है शिक्षा, आखिर शिक्षा ज़रूरी क्यों है, एजुकेशन की नीड क्या है। तो हम बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट करना है किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत, तो हमको शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। और शिक्षा नीतियाँ क्यों बनाई जा रही हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो आप बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ की। अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी 68, उसके बाद 86, ये दो भी हम एजुकेशन पॉलिसी देखे हुए हैं। अभी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के नाम में हम समझते हैं, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उससे पहले जब था 68 में भी था, 86 में भी था, और बीच में भी छोटे छोटे जो है वो पॉलिसीज़ क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो। उसी क्रम में NEP पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, सबसे पहले इसरो के प्रमुख रहे, ठीक है, जो जिनकी अध्यक्षता में ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, और फिर उस ड्राफ्ट को 1 साल के बाद पॉलिसी के रूप में जो है हमने देखा, और ये जो पॉलिसी है फिर 2020 के रूप में हमारे द्वारा जाना जाता है। ड्राफ्ट जो बनाया गया था उसमें मॉडिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग लोगों से राय मांगी गई थी, जिसके अनुसार फिर उसमें अगर बदलाव करने की आवश्यकता थी तो उनमें बदलाव किया गया। तो स्कूल एजुकेशन पे जब बात होगी, ऐसे ज़्यादातर जो है वो NEP के हम लोग पार्ट देखते हैं। जैसे मैं UGC NET की क्लासेस जब लेता हूँ तो वहाँ पर हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड ऐसे जो है वो क्वेश्चंस पर बेस ध्यान देते हैं। यहाँ पर मगर जो है वो हमने CTET के एग्ज़ाम हैं, BEd DEd एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं, और डिफरेंट टीचर्स की वैकेंसीज़ के लिए जो आपकी भर्ती परीक्षाएं होती है, वहाँ के क्वेश्चंस को बेस बनाया हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जब बात की जाती है, MHRD की जो बात की जाती है, वो MHRD का नाम इस एजुकेशन पॉलिसी से हम क्या देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ स्कूल एजुकेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, जिनकी हमको एक 1 by 1 वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपको लर्निंग करने के लिए हो, किसी भी प्रकार के नए नॉलेज के लिए हो, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो सबसे पहले हम आज के जो टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है ECCE। आप सभी जो है वो इनिशियली पढ़ाई किए होंगे, नर्सरी क्लासेस की पढ़ाई किए होंगे, आंगनबाड़ी की पढ़ाई किए होंगे। तो वो जो हमारा होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के सेक्शन में आता है। अगर शिक्षा की नींव बेहतर रखी जाएगी
तब जो है वो आगे चल के शिक्षा की गुणवत्ता पे उसी गुणवत्ता के साथ शिक्षा को पूर्ण किया जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता मतलब क्या है? जो सीखने वाला व्यक्ति है, जो लर्निंग करने वाला व्यक्ति है, उसको लर्निंग जो है वो आसान होनी चाहिए, लर्निंग उसके इफेक्टिव होनी चाहिए, और क्योंकि उसका काम है, सीखना चाह रहा है, तो वो सीख कर ही जो है वो उस कक्षा को पार करना चाहिए। तो इस प्रकार से लर्निंग आउटकम को बेस्ड बनाते हुए हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करने वाले हैं। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या खासा फोकस किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे, और किस प्रकार के सवाल इससे बनते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ मैं इन 8 सेक्शंस पे भी वीडियोस क्रिएट करूंगा, जहाँ पे हर प्रकार के सेक्शन में अलग अलग जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। स्ट्रक्चर को लेके सवाल होते हैं, सिलेबस कैसा होगा पे सवाल होते हैं, जो 3 भाषीय जो कहा गया है, त्रिभाषीय जो कहा गया है, उसमें 3 भाषा में क्या क्या भाषाएं होती हैं, मल्टीलैंग्वेज जो बात किया जाता है उसमें क्या पार्ट होता है, ऐसे सारे डिस्कशन होने वाले हैं। तो ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरीके से आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो हमारा है वो हमारा सेक्शन होता है मेनली फाउंडेशनल स्टेज के पार्ट का होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि स्ट्रक्चर जो है स्कूल एजुकेशन का, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में बदलाव है। स्ट्रक्चर में क्या बदलाव है? तो 10+2 का जो स्ट्रक्चर था, जहां 6 साल के एज में भर्ती प्रक्रिया की बात की जाती थी क्लास 1, और फिर उसके बाद 12 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद उसको जो है वो खत्म किया जाता था, एंड किया जाता था। उसके बाद इसमें जो बदलाव है, 3 साल जो नीचे जोड़े गए हैं, 3 साल जो नीचे जोड़े गए हैं, वहां पर जो खास बात किया जा रहा है कि इन्होंने स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट किया। तो स्ट्रक्चर को क्रिएट किया 5, 3, 3, 4 पे, और ये जो 5 है वो 3+2 के पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये भी सवाल पे रहते हैं कि नई शिक्षा नीति किस ढांचे पर, कौन से स्ट्रक्चर पर काम कर रही है। तो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर पे काम कर रही है। ये जो 5+3+3+4 है, इसके बारे में और डिटेलिंग में जो है वो मैं आपको सेक्शन नंबर 4 में जहां बताऊंगा, मगर यहां पे थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि 5 जो पार्ट है वो फाउंडेशनल स्टेज की बात करता है। ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, यहां 2 पार्ट है। एक, जब बच्चा 3 साल की आयु का हो जाए, 3 साल की आयु होने के बाद वो 3 साल से लेकर 6 साल तक की अपनी पढ़ाई आंगनबाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूलिंग जो होती हैं वहां पर वो कंप्लीट करे। उसके बाद 2 साल वहां क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा, वो बात में मैं आपको समझाऊंगा। फिर 2 साल जो उसके रहेंगे, मतलब 6 साल से 8 वर्ष का जब वो होगा, तो वो कहां पे होगा, क्लास 1 और क्लास 2 में, जहां क्लास 1 में खेल खेल के पढ़ने वाली बात होगी। फिर आपका आएगा क्लास 3 से 5, 8 साल से 11 साल की उम्र के लिए, तीसरी से 5वीं तक की कक्षा होगी। फिर 3 का आपका सेक्शन आएगा, जहां 6वीं से 8वीं तक की सेक्शन पे बात करेंगे, 11 साल से 14 वर्ष तक। उसके बाद आपका जो आखिरी सेक्शन है वो 4 साल का है, वहां पे आप बात करते हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की बात करते हैं, जहां पे आपको जो है वो 4 का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एज 14 से लेकर एज 18 तक। इस प्रकार से एक छात्र जो है वो, एक स्टूडेंट जो है वो 3 साल की उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक जो है वो अपने स्कूल एजुकेशन को क्या करेगा, पूरा करेगा। अब ये जो हमने पढ़ा, जैसे फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, 4 स्टेजेस हमने पढ़े, 5, 3, 3, 4। इन पे सवाल कैसे होते हैं, तो मैं थोड़ी सी थ्योरी के साथ एक सवाल आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, सबसे पहले आप अपने मन में सोचिएंगे कि आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आप सभी को उसके बारे में जरूर बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए सवाल क्या है कि नया जो करिकुलर स्ट्रक्चर तैयार हुआ है स्कूल एजुकेशन के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जहां 5+3+3+4 की बात की जा रही है, वहां पर उसका जो मूलभूत चरण है, मूलभूत चरण कौन सा है आपका, फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज जो है वो क्या क्या चीजों की बात कर रहे हैं, तो फाउंडेशनल स्टेज में हम 5 वर्ष के पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जहां 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष, जहां
दो सेक्शन है, पहला सेक्शन है 3 से 6 वर्ष और दूसरा सेक्शन है 6 से 8 वर्ष। 3 से 6 वर्ष में क्या क्या बात किया आप लोगों ने, तो जैसे आंगनबाड़ी जाना है, बाल वाटिका जाना है, प्री स्कूल्स जाने हैं, स्कूल से पहले वाली जो कक्षाएं होती हैं वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे हमने अपनी पढ़ाई जो की, ये शिक्षा नीति का तो नहीं पता उससे पहले, मगर हमने जो पढ़ाई की, ठीक है, तो उस समय हमने कक्षा 1 से पहले, प्रथम से पहले हमने अरुण और उदय की पढ़ाई की। तो अरुण और उदय में वो क्या है, प्री स्कूल का सेक्शन, ठीक है। कई सारी जगह पे इलाके में हम देखते हैं आंगनबाड़ी जैसे संस्थाओं में जाया जाता है प्री स्कूलिंग के लिए, तो ये पार्ट होता है आपका 5। तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा, एक तो आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, ये आपका 3 से लेकर 6 वर्ष तक के लिए, और फिर आपका आ जाएगा क्लास 1 और 2 ईयर्स के लिए। तो 3 + 2 5 हो गए, और यही स्ट्रक्चर है पहले वाले 5 का, और इस 5 को ही क्या कहा जाता है, फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। तो आपको क्या फोकस करना है, स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है। 5 + 3 + 3 + 4, हर एक स्टेज का नाम क्या है और इस स्टेज में किन कक्षाओं की पढ़ाई होने वाली है, किन कक्षाओं में प्रवेश लेने की बात की जा रही है। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है 8 जो सेक्शन है अलग अलग, उसमें पहला सेक्शन जो है वो है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको क्या कहा जाता है, तो जिसको आपका लर्निंग का फाउंडेशन कहा जाता है, मतलब सीखने के लिए नींव के रूप में बात किया गया है। तो सीखने के लिए नींव, सीखना क्यों जरूरी है और कहां से, क्यों इसको नींव क्यों कहा गया है, इस समय को फाउंडेशनल स्टेज जो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो एजुकेशन है, उसको नींव क्यों कहा गया है। क्या सबसे ज्यादा सीखने की क्षमता उसी समय होती होगी, इसलिए उसको नींव कहा गया है। इसी बेस को बनाकर हम बात करते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं उनके मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 6 वर्ष से पहले ज्यादातर हो जाता है। तो अभी क्या होता था, 6 वर्ष में पहली कक्षा में जाना होता था और अचानक से स्कूल जाते थे, डर लगता था, सीखना, हमको सीखना पढ़ने की तरह लगता है। सीखना जीवन को जीने के लिए बहुत उपयोगी है, जीवन में हर एक कार्य को करने के लिए उपयोगी है, मगर उसको हम क्या देखते हैं, एक डर की तरह, एक विषय की तरह हम पूरी तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं। तो वो क्यों होता है, हमारे मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से होता है, हमारा जो मानसिक विकास हुआ है उसकी वजह से होता है। तो मानसिक विकास जो है वो लगभग 85% जो हिस्सा होता है मस्तिष्क विकास में, जब हम बात करते हैं तो वो 6 वर्ष से पहले जो है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो उन्हीं 6 वर्ष से पहले बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम बात करने वाले हैं, उसके लिए हम बात करने वाले अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECC। तो क्या बताया गया है, प्रायर टू द एज ऑफ 6 85% जो चाइल्ड्स का कम्युलेटिव ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, आरंभिक समय में, प्रारंभ के समय में, शुरुआती समय में ज्यादा फोकस करना है 3 से 6 वर्ष के लिए। इस पर एक सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने इस थ्योरी को यहां पे रखा। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है वो पहला सेक्शन है आपके स्कूल एजुकेशन का, जिसका 1.1 सेक्शन है जहां पर यह बात की गई है। इससे सवाल भी पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया है कि जो शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार जो बच्चे के मस्तिष्क की, मतलब ब्रेन जो होता है, वो कितने % जो है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, किस वर्ष की आयु से पहले, 6 वर्ष की आयु से पहले। तो मैं अभी आपको बताया कि 6 वर्ष की आयु से पहले जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बताया गया है, और वो बताया गया डेटा के अनुसार बताया गया है कि लगभग 85% जो है वो आपका डेवलप हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 85%। ये सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में भी रहेंगे वीडियो के बाद। हर एक वीडियो को आपके साथ जब हम शेयर करते हैं, इससे पहले नॉलेज ऑफ ICT का पूरा लेक्चर बनाया, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 30 नंबर, हॉस्टल वार्डन के लिए 20 नंबर, अकाउंटेंट के लिए, PGT TGT के लिए 10 मार्क्स जो है वो आपके कवर करने वाला है। तो उसके लिए वैसे ही सीरीज में आप लोग का NEP का, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का, फिर अलग अलग हो जाएंगे सारे।
ठीक है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग लगभग सभी के में है, किसी के में कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसी में कोई नहीं है, तो स्पेसिफिक बाद में क्रिएट करेंगे। अभी कंबाइन आज का जो मैं सेशन लेके चल रहा हूँ वो टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए ले चल, ठीक है। तो 85% ध्यान रखेंगे इस सवाल के अनुसार। इसमें जो 1.2 में डिस्कशन किया गया है कि खाली जो है वो आप जाएंगे आंगनबाड़ी में, बाल वाटिका में या प्री स्कूल में जाएंगे और दलिया लेंगे और आ जाएंगे, ये नहीं करना है। वैसे काम कराने के लिए आप देखते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरी तरीके से फोकस्ड वे में क्या क्या काम किया जा सकता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए, उस पर बहुत पहले से ही जो है वो काम कर रहे हैं। बट क्योंकि ये फाउंडेशन है, नींव है, तो नींव में थोड़ा बहुत भी अगर गलती हो जाएगा तो पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो सकता है। तो आपकी लर्निंग जो आगे लाइफ में आप लर्निंग किस तरीके से करेंगे और आपका लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है फाउंडेशन ऑफ लर्निंग पे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे। तो यहां पर जो बात किया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है, जहां पर आप आसानी के साथ कोई भी बदलाव कर सकते हैं, मल्टीफेस्टेड है, बहुआयामी है, एक ही क्षेत्र नहीं, अलग अलग क्षेत्र। कोई बच्चा गाना गा रहा है, कोई बच्चा पेंटिंग कर रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, अलग अलग चीजें हम बात करें, बहुआयामी है, मल्टी लेवल है, उसके लेवल भी फिर बनाए गए हैं, बहुस्तरीय जो है वो बताए जा रहे हैं। और प्ले बेस्ड एजुकेशन, प्ले बेस्ड होगा, प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड होगा, ठीक है, और इंक्वायरी बेस्ड होगा। तो क्या क्या होगा यहां पर लर्निंग की जो बात की जा रही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के दौरान जो लर्निंग होगी वो कैसी होगी, तो वहां पर फ्लेक्सिबल लर्निंग होगी, मल्टीफेस्टेड लर्निंग होगी, मल्टी लेवल लर्निंग होगी, प्ले बेस्ड लर्निंग होगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी। अब ये लर्निंग में होता क्या है, क्या चीजें इन प्रकार की लर्निंग्स में आती हैं, तो जैसे हम बात करते हैं आपको क्या सीखना, अल्फाबेट्स, अक्षर का ज्ञान, फिर भाषा का ज्ञान, नंबर्स, संख्याओं का ज्ञान, काउंटिंग, गिनती, ठीक है, कलर्स के बारे में सीखना, रंगों के बारे में सीखने की बात हो रही है, शेप, आकार के बारे में, आकार से रिलेटेड जो है वो आपको परिचित करवाना, इंडोर आउटडोर प्ले करवाना, ठीक है, इंडोर आउटडोर प्ले की बात हो रही है, पजल्स की बात है, ठीक है, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग लेके आना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्राइंग करना, ड्राइंग तैयार करवाना, पेंटिंग तैयार करवाना, और भी बहुत सारे क्या बताए गए हैं, विजुअल आर्ट्स भी बताए गए हैं। जैसे आपके अगर बात करें तो विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, ये सारी चीजें आपकी रखी गई, म्यूजिक मूवमेंट्स। इसके अलावा क्या फोकस करना है कि एक बच्चे के अंदर कैसी भावनाएं आनी चाहिए, तो सीखने से ही सारी चीजें आती हैं। जो भावनाएं उस बच्चे के अंदर आएगी, जो नैतिकता उस बच्चे के अंदर आएगी, वो उसके सीखने के दौरान आएगी। तो उसका पूरा फोकस, चूंकि 28 यहाँ पे 85% तो वहीं डेवलप हो जा रहा है, तो अगर फोन पकड़ा देंगे तो 85% में तो उसने सारी चीजें कहां से सीखना, फोन से सीखना शुरू किया है। तो आगे चल के भी वो किस पर डिपेंडेंट हो जा रहा है, पूरी तरीके से ओनली फोन पे डिपेंडेंट हो जा रहा है। मगर फोन से वो सीख किन चीजों को रहा है, चाहे किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति हो, डेटा का आप जो देख रहे हैं उस हिस्सेदारी में, डेटा की हिस्सेदारी सभी के लिए एक समान दिख रही है। मम्मी भी वही देख रहे हैं, पापा भी वही देख रहे हैं, बच्चा भी वही देख रहा है, दादा भी वही देख रहे हैं, दादी भी वही देख रही है। मगर हर चीज को लर्न करने का, हर चीज को सीखने का एक प्रॉपर एज क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से हम उन चीजों को सीखते हैं और उसमें हम अपनी समझ पैदा कर पाते हैं। इसलिए यहां पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में और जो मेन चीजें बात की गई हैं वो क्या बात की गई कि बच्चे के अंदर सोशल कैपेसिटीज डेवलप करना, आसपास के लोगों के पास लेकर जाना, मिलाना उनके साथ, ठीक है, उनके साथ सामाजिक कार्य में जो है वो हिस्सेदारी करवाना, ठीक, कहीं पे कुछ हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है तो किस तरीके से हेल्प होता है, मानवीय संवेदना रखना, सिखाना कि किसी भी दूसरे मानव के प्रति उसको क्या रखनी चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए। जाओ वो तुम्हारी बुआ है उसको मार के आओ, ऐसे नहीं समझाना है, जो है वो व्यक्ति है खराब है, वो व्यक्ति, इस प्रकार की चीजें जो है वो उनको नहीं मानवीय संवेदना रखनी, उनको समझानी है। अच्छा व्यवहार करना, शिष्टाचार लाना, नैतिकता लाना, ठीक है, पर्सनल और पब्लिक क्लीननेस, स्वच्छता रखना। अब आप स्वयं जो है वो अपने बच्चे के सामने कोई भी पैकेट से कुछ खाने के बाद पैकेट को जब बाहर फेंकेंगे तो वो क्या सीखेगा, यही करना होता है,
नालियां बनाई जाती हैं। नालियां क्यों बनाई जाती है? जल प्रदूषक को आपके घर से जो है वो आपके आसपास से दूर लेके जाने के लिए बनाई जाती है। मगर आपको लगता है कि नाली जो है वो कचरा रखने की एक स्थान है, तो आप सभी वहां पर कचरा डाल देते हैं। तो आप जब अपने घर के बाहर निकलते हैं और कूड़ेदान की जगह में नाली में ही कचरे को फेंक देते हैं, बच्चा भी क्या सीखता है? बच्चा भी सीखता है कि नाली में ही कचरे को फेंक देना है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है? तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि भाई व्यक्तिगत स्वच्छता भी रखनी है, सार्वजनिक स्वच्छता रखनी है। उसको समूह में कार्य करना सिखाइए, आपसी सहयोग को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना, ये सारी चीजें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है, जहां माता पिता के साथ, जो शिक्षक के साथ साथ माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान हमको देखने को मिलता है। वो होना भी जरूरी है। नहीं हो पाएगा तो लर्निंग का जो आप न्यू बात करते हो, फिर आप वही है रटवाएंगे, कोचिंग क्लासेस भेजेंगे, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस में आप उसको एडमिट करवाएंगे और आप फिर फाइनली ये कहेंगे ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ऐसे नहीं कर पाया। उसको बनना क्या है, करना क्या है, वो मेन चीजें आप मूलभूत चीजों से जो है वो दूर होते जाते हैं। आधारभूत चीजें जो है वो, मूलभूत चीजें जो है वो, जो जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं, उन चीजों के साथ जो है वो आगे बढ़ना होता है। फिर आगे चल के जो है वो आपका जो ग्रुप लीडरशिप जो आता है वो ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलता है। जो सोशल एक्टिविटी जो करने लगते हैं, एक्टिविटीज जो करने लगते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। तो वो जो समय है वो फाउंडेशनल स्टेज का है, जहां हमने क्या बात किया कि लगभग 6 वर्ष से पहले ही 85% जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो जाता है बच्चे का। तो उस समय हमको फोकस करना है, उस समय हमको क्या करना है, तो हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मल्टी फेस्टेड, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवानी है। जैसे क्या क्या चीजें? अल्फाबेट सिखाना, लैंग्वेज सिखाना, नंबर सिखाना, काउंटिंग सिखाना, कलर है, शेप सिखाना, इंडोर आउटडोर प्ले सिखाना, पजल्स के बारे में सिखाना है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना, उसको ड्राइंग, पेंटिंग, ये विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट, ड्रामा, ये सारी चीजें, म्यूजिक है, मूवमेंट्स है, ये सिखाना। और साथ ही साथ शिष्टाचार, नैतिकता, सामाजिक सहयोग, इन चीजों को उसके अंदर क्या करना है, विकसित करना है। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है। शुरुआती समय में जब हमारे यहाँ एजुकेशन की बात की जाती थी, तो वहां पर हम जब एजुकेशन को देखते थे तो हम लोग क्या गुरुकुल के रूप में जब एजुकेशन को देखते थे, वहां पर जो आचार्य होते थे वो अपने शिष्यों को जो है वो इसी प्रकार के एजुकेशन प्रदान करने का काम करते थे। तो अभी अब बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। 75 करोड़ प्लस जो लर्नर होते हैं, अभी जो बताया गया है डेटा के अकॉर्डिंग, उसमें जो है क्या कहा जाता है कि उनका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वही बहुत ज्यादा क्या हो गया है, समस्या वाला हो गया। उसके बाद फिर हम बस क्या देख रहे हैं, उसके बाद हम केवल आंकड़ों में देखते हैं कि साक्षरता की दर इतनी लानी है, साक्षरता की दर ये लानी है, साक्षरता की दर ये होनी चाहिए, ये राज्य इतनी साक्षरता दर रखा हुआ है, ये राज्य इतनी साक्षरता दर रखा हुआ है, मगर कोई व्यक्ति सीख कैसे रहा है चीजों को। तो जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का पर्व, किसी भी प्रकार के उत्साह जब मनाया जाता है किसी भी कम्युनिटी के द्वारा, और वो किससे संबंधित होता है, वो भगवान से संबंधित, अगर किसी प्रकार का आप जो है वो क्या कर रहे हैं, अगर आप सेलिब्रिटी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आप जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उस दौरान क्या ध्यान देना है, तो आप अगर भगवान जी से संबंधित जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उस दौरान किस प्रकार की धुन पर आपको थिरकना चाहिए, आपको अपनी मन की धुन पर थिरकना चाहिए, आपको ढोल ताशों की धुन पर थिरकना चाहिए, ना कि आपको बॉलीवुड के सॉन्ग्स पे जो है वो थिरकना चाहिए। ये कैसे सीखेगा बच्चा? तो आप जब बड़े हैं, आप जब उस एज में हैं, आप जिस तरीके से उनको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उनको सिखा रहे हैं, तो छोटा बच्चा भी उसी तरीके से क्या होने वाला है, सीखने वाला है। तो 45 डेसिबल वैल्यू से जो साउंड होता है इफेक्टिव हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम करने लगता है, मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। आप जब देखते हैं जो बड़े बड़े जो है वो स्पीकर्स लगाए जाते हैं, जब किसी भी प्रकार का जो है वो काम किया जाता है, जब किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता की हम यहाँ बात करें, कोई भी समुदाय हो, वो क्या हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में 85 डेसिबल, 95 डेसिबल, 100 डेसिबल तक के वॉल्यूम के साथ वो चीज़ों को काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये उस बच्चे के अंदर नहीं आना चाहिए। वो चीज़ें वो बाहर से, सोसाइटी से भी सीखेगा। हर चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके एक पर्टिकुलर एक जगह से, एक स्कूल से, एक आंगनवाड़िका से बस नहीं सीखा जाता है। लाइफ में जो चीज़ें ज़्यादा होती रहती हैं उस जगह पे ज़्यादा फोकस हो जाने लगता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी बातें की गई हैं। अगला जो अगर हम सेक्शन बात करें इसके पॉइंट पे, वो ये है
कि अगर ECCE का ओवरऑल एम अगर हम देखते हैं, लक्ष्य जो अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, आपको ऑप्टिमल आउटकम, ठीक है। तो समग्र उद्देश्य इसका क्या है भाई, तो ऑप्टिमल आउटकम, अधिकतम परिणाम प्रदान करना है। किन किन चीजों में, चाहे वो बच्चे का शारीरिक विकास हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है, या तो फिर उसका मोटर डेवलपमेंट हो, मतलब आपका भौतिक विकास हो, काम को किस प्रकार से पूरा किया जाता है, चाहे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कैसे सोचना है, क्या सोचना है, कब सोचना है, ये संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है, चाहे उसका सोशल डेवलपमेंट की बात की जा रही हो, चाहे उस पे जो है सोशल इमोशनल या एथिकल की बात की जा रही हो, ठीक है। सांस्कृतिक विकास कैसा होना चाहिए, संस्कृति से संबंधित क्या विकास होना चाहिए, संवाद के लिए उसको प्रारंभिक भाषा क्या प्रदान की जाएगी, कैसे वो एक दूसरे के साथ संवाद करेगा, साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान, ठीक है, ये विकास करने का अधिकतम परिणाम जो है प्राप्त करने का, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पर जो है वो फोकस करने की बात कहां पे की गई है, ECCE में की गई है। तो ये था 1.2 ECCE से रिलेटेड। यहां पर जो है वो हम फिर नेक्स्ट देखते हैं 1.3 पे। यहां पर क्या, कौन है जो इसके लिए करिकुलम तैयार करने वाले हैं, कौन है जो इसका फ्रेमवर्क तैयार करने वाले हैं। तो ECCE का जो फ्रेमवर्क है वो कौन बनाने वाला है, तो नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजिकल, शिक्षा शास्त्र की बात की जा रही है, नेशनल करिकुलर, ठीक है, पाठ्यक्रम और पेडागॉजिकल शिक्षा शास्त्र फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, NCPF। किसके लिए, NCCE के लिए क्या है, NCPF है, मतलब नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क की बात की गई है। इसमें 8 वर्ष की आयु तक के लिए, 8 वर्ष की आयु क्या है, तो 3 वर्ष से लेकर हम लोग 8 वर्ष की बात कर रहे हैं, जो 5 जो वर्ष है शुरुआती, जहां पर हम कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। तो इस फाउंडेशनल स्टेज में जो है वो काम किया जा रहा है। 2 चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, एक है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 3 से 6 और एक हम बात कर रहे हैं 6 से 8। 3 से 6 में हम क्या बात कर रहे हैं, तो बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल की बात कर रहे हैं। 6 से 8 में हम क्या बात कर रहे हैं, कक्षा पहली, कक्षा दूसरी की बात कर रहे हैं, क्लास 1, क्लास 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 सब फ्रेमवर्क है, ठीक है। पहला सब फ्रेमवर्क जो हम लोग देखते हैं 8 वर्ष तक की आयु के लिए अगर हम लोग बात करें तो 0 से 3 ईयर ओल्ड्स, और फिर अ सब फ्रेमवर्क फॉर 3 से 8 ईयर ओल्ड्स। 2 प्रकार के फ्रेमवर्क पे बात किया गया है, ठीक है। तो 0 से 3 से 8 पर किस प्रकार से फ्रेमवर्क होगा और यहाँ पर किस प्रकार का करिकुलर, किस प्रकार की पेडागॉजी तैयार की जाएगी, ये बताया गया है किसके द्वारा, NCERT के द्वारा। तो कौन क्रिएट करेगा, NCERT डेवलप करेगा। NCERT कितने पार्ट में डेवलप करेगा, 2 पार्ट में डेवलप करेगा। एक सब फ्रेमवर्क जो 0 to 3 ईयर और दूसरा सब फ्रेमवर्क जो 3 to 8 ईयर, जहां 3 to 8 ईयर को हम क्या कहते हैं, फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। और इसका नाम क्या बताया गया किसके लिए, तो नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजी फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। जो पार्ट है यहां पर बताया गया नेक्स्ट, इसमें क्या किया जाएगा, तो यहां पर जो बात किया गया है कि ये है न्यूमरस रिच लोकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार हैं, सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, नवीनतम शोध हैं, इन सबको शामिल किया जाएगा। शिक्षा का जो ये मॉडल होगा वो किनके किनके साथ, तो पेरेंट्स के साथ, उसके साथ ही साथ किसके साथ, तो ECCE। तो ये जो मॉडल, ये जो फ्रेमवर्क हमने बात किया, ठीक है, जो हमने यहां पर फ्रेमवर्क बात किया, इस फ्रेमवर्क के किसको मदद मिलेगी, तो इस फ्रेमवर्क से पेरेंट्स को मदद मिलेगी और ECCE को मदद मिलेगी। जो डेवलप किया जा रहा है जाएगा किसके द्वारा, तो जो डेवलप किया जाएगा NCERT के। एक 0 से 3 का फ्रेमवर्क देख रहे हैं, सब फ्रेमवर्क देख रहे हैं, और दूसरा हम 3 से 8 का देख रहे हैं, ठीक है, उसके पार्ट में था। नेक्स्ट जो अगर मैं आपके साथ बात करूं वो ये है, ओवर रीचिंग गोल होगा क्या चीज के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि यूनिवर्सल एक्सेस, सभी के लिए एक्सेस है या नहीं है, हाई क्वालिटी ECCE पूरी कंट्री में। तो पूरे देश के अंदर चरणबद्ध तरीके से क्या करना है, उच्चतर गुणवत्ता वाले
संस्थान खोलने हैं जो क्या होंगे, सार्वभौमिक पहुंच के होंगे, मतलब सभी लोग वहां क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यह सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य होगा। और जितने पिछड़े जिले हैं उन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनको ज़्यादा प्राथमिकता देनी है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो पिछड़े जिले, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जगह, स्थान, उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने का गोल रखा गया है ECCE के अंतर्गत। जब हम बात करते हैं कैसे किया जाएगा, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो ECCE को विस्तृत करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ECCE द्वारा संस्थानाएं, अलग अलग संस्थान की बात की जाएगी काफ़ी विस्तृत और सतर्क रूप से। क्या क्या है, तो जैसे स्टैंड अलोन आंगनबाड़ियाँ, अकेले जो भी चल रही आंगनबाड़ियाँ हैं उनके माध्यम से, आंगनबाड़ी आप सभी जानते हैं। उसके अलावा जो आंगनबाड़ी को लोकेटेड है किसके साथ, विथ प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ी के माध्यम से। वो क्यों रखा जा रहा है, ताकि बच्चे के अंदर एक चाह आए कि वो आंगनबाड़ी की से लर्निंग कर कर वो स्कूल में जाने वाला है। तो को लोकेटेड होते हैं, स्कूल के पास ही क्या किया जाता है, आंगनबाड़ी को लोकेट किया जाता है। कुछ स्टैंड अलोन आंगनबाड़ीज भी होती हैं। फिर तीसरा जो है वो आपका है प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शन, वो एटलीस्ट 5 to 6 ईयर तक के लिए को लोकेटेड होगा प्राइमरी स्कूल के पास ही। पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं, उनको रखा जाएगा। स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर प्री स्कूल सेक्शन जो है वो आपके रखे गए हैं, प्राइमरी स्कूल के साथ साथ प्री प्राइमरी स्कूल रखा गया है। स्टैंड अलोन प्री स्कूल का मतलब क्या है, यहाँ पर बताया गया है किसके माध्यम से लागू किया जाएगा, वे सभी विद्यालय ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण में क्या करेंगे, प्रशिक्षित कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती करेंगे, जिनको ECCE के करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाने की क्या होगी, कैपेसिटी बिल्ट होगी, वही वहां पर जो है वो पढ़ा सकेंगे। तो ये 4 जगह की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ECCE संस्थानों की बात हुई है वो कंप्लीट कर पाएंगे। आंगनबाड़ी को कैसे जो है वो क्या किया जाए, ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, ठीक है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त करने के लिए क्या क्या करना है, एक सार्वभौमिक पहुंच कराना है। आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता से बुनियादी ढांचे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। खेलने के अच्छे उपकरण, प्ले इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने हैं। वेल ट्रेन आंगनबाड़ी वर्कर्स और टीचर्स रखने हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी में क्या रखना है, तो प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ, समृद्ध शिक्षा जो मैंने आपको शुरू में बताया वो पूरे वातावरण के साथ अच्छी तरीके से डिजाइन हुआ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, बाल सुरक्षा के पूरे काम होने चाहिए, इस प्रकार का निर्मित भवन होना चाहिए आंगनबाड़ी के लिए। ये ECCE में बताया गया है। दूसरा कहा गया है जो भी बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर में आएंगे उन्हें पर्यटन करेंगे, अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों में लेके जाया जाएगा, शिक्षकों से और छात्र छात्राओं से मिलाया जाएगा, ताकि जब वो आंगनबाड़ी केंद्र से प्राथमिक स्कूल में जाएं तो उनका संक्रमण जो है वो बढ़ना जो है वो सुचारू रूप से हो सके। इसीलिए आंगनबाड़ी जो आंगनबाड़ी है उस केंद्रों को कहाँ रखा जाता है, स्कूल के पास रखा जाता है। अगर नहीं भी है तो बच्चों को, आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको पर्यटन के लिए कहाँ लेके जाना है, स्कूल लेके जाना है, वहाँ के बच्चों से मिलाना है, वहाँ के शिक्षकों से मिलाना है, ताकि जो उनके अंदर ललक है सीखने की वो अब स्कूल की ओर क्या हो सके, अग्रसर हो सके। आंगनबाड़ी पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होगा। आंगनबाड़ी को स्कूल परिसर समूहों से पूरी तरीके से एकीकृत किया जाएगा। आंगनबाड़ी बच्चे, माता पिता, शिक्षक को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रम में क्या करने के लिए कहा जाएगा, भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पेरेंट्स को जाना जरूरी होगा कि बच्चे की गतिविधि को देखा जा सके। 5 साल का जो बच्चा है, ठीक है, प्रायर टू द एज ऑफ 5, कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा, तो प्रीप्रेटरी क्लास जो है, प्रीप्रेटरी स्टेज अलग है, प्रीप्रेटरी क्लास अलग है। प्रीप्रेटरी स्टेज जो है वो कक्षा 3री से 5वीं तक की बात करता है, और प्रीप्रेटरी क्लास क्या है, तो जो 5 वर्ष से पहले के जो बच्चे हैं उनको कम से कम एक जो है वो प्रीप्रेटरी क्लास, बाल वाटिका, इन सभी में जो है वो लेके आना है, मतलब क्लास 1 से पहले।
ठीक है, ये ध्यान रखा गया। इस पे भी क्वेश्चन है कि किस एज के पहले प्री प्रीएट्री क्लास में, प्री प्रीएट्री क्लास और प्री प्रीएट्री स्टेज दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्री प्रीएट्री स्टेज जो है फाउंडेशनल स्टेज की बात है, वो कक्षा 3 और 5वीं तक की बात होती है, मगर जो प्री प्रीएट्री क्लास है वो क्या है, क्लास 1 से पहले, मतलब आंगनबाड़ी बाल वाटिका प्री स्कूल की बात होती है। सवाल था तो प्री प्रीएट्री क्लास और प्री प्रीएट्री स्टेज दोनों को जो है आप क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा मतलब प्री प्रीएट्री क्लास या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है, तो आपने क्या देखा, 5 वर्ष से पूर्व, मतलब प्रायर टू द एज 5। 2 बार प्रायर टू द एज 5, मतलब इससे पहले जो हमने बात किया था प्रायर टू द एज 6, वहां पर क्या बात किया था, 85% जो डेवलपमेंट होता है माइंड का, ठीक है, मस्तिष्क का, ब्रेन का, वो जो है हो जाता है, ये बात किया था। प्रायर टू द 5 में क्या बात करना है, तो जो स्कूल के लिए तैयारी वाली कक्षा है, ठीक है, प्री प्रीएट्री जो क्लास है, ठीक है, तो प्री प्रीएट्री क्लास में जो है वो कब लेके जाना है बाल वाटिका में, तो 5 वर्ष से पहले तक लेके चले जाना है, क्योंकि हमने उसका सेक्शन जो बनाया है वो क्या है, 3 से 6 का। फर्स्ट जो है वो फाउंडेशनल स्टेज, तो बार बार रिकॉल करते रहेंगे तो वो और सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। फिर से क्वेश्चन दिया गया है, वहां ये बोला गया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ठीक है, वो 10+2 स्ट्रक्चर की जगह में किसकी बात कर रहा है, 5+4+4+3 की बात कर रहा है, जो किस एज को कवर करेगा, 3 से 18 ईयर एज को कवर करेगा। 2020 में जो है वो कहा गया है कि प्रायर टू द एज ऑफ 5 प्रत्येक चाइल्ड को कहां मूव कराना है, प्री प्रीएट्री क्लास में या बाल वाटिका में, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है, आपके करेक्ट हैं। स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। मिड डे मील की बात की गई है। मिड डे मील जो है वो कहाँ रखना है, प्री प्रीएट्री क्लास में रखना है, प्राइमरी स्कूल में रखना है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ चेकअप होते रहना है। तो मैंने इससे पहले जो है वो आप सभी को महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए भी कुछ वीडियो प्रोवाइड किए थे, जहाँ पे हमने इन सभी से रिलेटेड चर्चाएं की थी। हेल्थ चेकअप क्यों करना है, कुपोषण संबंधी समस्याओं से बचने के लिए करना है, सही तरीके से जो है वो ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में उसकी सुविधाएं उपलब्ध होगी, साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल्स में भी होंगी। हाई क्वालिटी ECCE टीचर्स, आंगनबाड़ी जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, अभी फिलहाल जो करेंट वर्कर हैं उनको ट्रेन करने की बात हो रही है, सिस्टमेटिक एफर्ट लगाने की बात हो रही है, और जो भी NCERT के द्वारा जो फ्रेमवर्क डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजी फ्रेमवर्क जो बात हो रही है, उसके अनुसार उनको व्यवस्थित करने की बात की गई है। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं या टीचर्स हैं, उनका क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ उनको 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट कोर्स, 6 मंथ का यह सर्टिफिकेट कोर्स जो होगा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो होगा ECCE के तहत होगा, जिसमें लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आपको डिप्लोमा ये कवर करना है। किस किस चीज़ पर डिप्लोमा किया जाएगा, 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम, अर्ली लिटरेसी, न्यूमेरेसी, अदर रिलीवेंट एस्पेक्ट जो हैं ECCE के, उसके लिए एक डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा। जो कम शैक्षणिक योग्य होंगे उनके लिए 1 साल का डिप्लोमा, जो 10+2 कंप्लीट करके रखेंगे उनको 6 महीने की जो है वो क्या की जाएगी, 6 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो ECCE के फ्रेमवर्क को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। D2H चैनल के माध्यम से, स्मार्टफोन्स की सहायता से टीचर से जो है नॉलेज एक्वायर किया जाएगा, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या किया जाएगा, वर्तमान कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा उनको व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर उनको ट्रेन किया जाएगा। इस पे ऐसे कोई सवाल नहीं होते, बट बेसिक चीज़ें हमको जाननी है। ECCE सबसे पहले जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रम शालाओं में शुरू किया जाएगा। तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किस रूप से शुरू किया जाएगा, आश्रम शालाओं के रूप में जो है वो शुरू किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये जो पॉइंट है, इसलिए ट्रेवल का एग्जाम है तो हमने वो पार्ट रखा हुआ है। इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब क्योंकि हो गया है, पहले MHRD था, फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। इसमें इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन करेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है वो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD, और साथ ही साथ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर। तो ये 4 जो है वो ज्वाइंटली क्या करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और प्लानिंग करेंगे।
तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जाना है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। यहाँ पर जो HRD है अब वो फिलहाल MOE है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, और साथ ही साथ ट्राइबल अफेयर्स है। जो स्पेशल ज्वाइंट टास्क फोर्स होगा, जो कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, गाइडेंस करता रहेगा कि स्मूथली जो है वो इंटीग्रेशन होना चाहिए किस चीज़ का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का स्कूल एजुकेशन में। तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, स्पेशल ज्वाइंट टास्क फोर्स की बात की गई है। जो इस पार्ट है, इस पार्ट में हमने पूरी तरीके से किस पर बात किया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे बात किया है। पूरे जो 1.9 तक के उसके पॉइंट थे, उसमें जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ लगा हो कि फास्ट हो गया तो आप फिर से प्रीवियस करके वीडियो को जरूर देखें और नोट डाउन करें वो सारे कीवर्ड्स को जो सवाले में देखने को मिले हैं और जो आपको महत्वपूर्ण लगता है। बाकी हम लोग अगर बाकी बात करें तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, मगर यहाँ पर वो चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज हो जाती है कि किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को हमको जो है वो ध्यान में रखना है, किन किन सवालों को ध्यान में रखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दूसरे वीडियो में फिर से मैं आपके साथ शामिल होऊंगा। वहाँ पर मैं इसके पार्ट 2 पर जो है वो आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जहाँ संख्यात्मक ज्ञान, ये सारे ज्ञान पर डिस्कशन किया जाएगा। और इसके क्वेश्चन जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स हैं या वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी तरीके से आपके लिए जो है टोटली फ्री जो है वो सीरीज़ लॉन्च किया है। तो आप इसमें जो इसका एक्सेस ज़रूर लेते रहें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फॉर्म का फीस इतना महंगा है, फिर हम लोग को एजुकेशन लेने के लिए क्लासेस भी बहुत ज़्यादा महंगी जो है वो मिल रही है, ऑनलाइन जो क्लासेस हैं। तो हमने पूरी तरीके से फ्री रखा है। अब सर्च करना पड़ेगा, जो उनके पास नहीं है उन तक आप ये उपलब्ध कराएं, उनको शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। ये हमारे एग्ज़ाम के जो है वो जहाँ पर हम TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए मेनली जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो सब जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।